we start new chapter income from house property. So before starting chapter we discuss some points. इनकम टैक्स के अंदर सबसे मेन बात ये होती है कि इनकम और टैक्स को आपको सेपरेट पार्ट में क्लासिफाइड करना पड़ता है। टैक्स कैलकुलेट करना है इसमें सेपरेट पोर्शन। फर्स्टली वी कैलकुलेट इनकम ऑफ असेसी, और इनकम ऑफ असेसी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 5 डिफरेंट हेड्स होते हैं, जिसमें पहला हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड हेड आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, थर्ड हेड आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फोर्थ हेड आता है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और सबसे लास्ट हेड फाइनल हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। So firstly we calculate all income of assessee, second steps less deductions, third step calculate net income, and after the calculate of net income tax will be calculated on the total income of assessee। तो सबसे पहले अपन इनकम कैलकुलेट करना देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मेनली बात करें तो इनकम का मतलब होता है कि रेंटल इनकम, इनकम का मतलब होता है कि रेंटल इनकम, और ऐसी रेंटल इनकम कौन सी प्रॉपर्टी से अर्न की गई है? ओनली एंड ओनली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओनली एंड ओनली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से अर्न की गई है। तो इन शॉर्ट एक वर्ड बोल सकता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से अर्न की गई रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हो गया? वो प्रॉपर्टी जो रेसिडेंस पर्पस पे यूज आती है। तो क्या अपन कह सकते हैं कि बिजनेस यूज प्रॉपर्टी, स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी, उनके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेशन नहीं की जाती है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ हाउस। कितने टाइप्स के हाउस होंगे आपके पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा टाइप्स नहीं है, ओनली 7 टाइप्स ऑफ हाउस। 7 टाइप्स ऑफ हाउस और डिफरेंट कैलकुलेशन है ईच एंड एवरी हाउस। पहला कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो हाउस होता है उस टाइप को अपन कहते हैं कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी। पहली बात व्हाट डू मीन फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, वो प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पे दे रखा है। और कंप्लीट लेट आउट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट 12 मंथ, कंप्लीट 12 मंथ जो प्रॉपर्टी आपके रेंट पे रही है वो प्रॉपर्टी होगी आपकी कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी आती है आपकी पार्शियल लेट आउट प्रॉपर्टी। पार्शियल लेट आउट प्रॉपर्टी, पार्शियल लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जिस प्रॉपर्टी का पर्पस तो लेट आउट था, यानी जिस प्रॉपर्टी को मैन्युफैक्चरिंग, जिस प्रॉपर्टी को बिल्डिंग, वो इस पर्पस के साथ किया गया है, इसको देना तो लेट आउट है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो पूरे 12 मंथ रेंट पे नहीं जा सकी, कुछ टाइम पीरियड वो वेकेट रह गई, वो प्रॉपर्टी कहलाती है पार्शियल लेट आउट प्रॉपर्टी। इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी 12 मंथ के लिए लेट आउट पर्पस के लिए अवेलेबल थी, लेकिन आउट ऑफ 12 मंथ ओनली 10 मंथ टेनेंट अवेलेबल हुआ, 2 मंथ प्रॉपर्टी वेकेट रह गई, खाली रह गई। अब बात करते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिसको कंप्लीट 12 मंथ ओनर के द्वारा खुद के सेल्फ रेसिडेंस पर्पस से यूज किया गया। तो यहां तक डिस्कस करने से पहले अपन एक चीज डिस्कस करते हैं, कौन सी इनकम कैलकुलेट करनी है? रेंटल इनकम। कौन सी प्रॉपर्टी से? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से। तो जो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाई गई है उसके 2 पर्पस होते हैं, या तो लेट आउट करना या सेल्फ ऑक्यूपाइड करना। लेट आउट करने का मतलब रेंट पे दे दो, सेल्फ ऑक्यूपाइड करने का मतलब खुद ओनर अपने रेसिडेंशियल पर्पस में यूज ले रहा है। कंप्लीट लेट आउट 12 मंथ लेट आउट नहीं, पार्शियल लेट आउट पर्पस तो 12 मंथ का था, पर विद इन 1 या 2 मंथ वो प्रॉपर्टी वेकेंट कर गई। सेल्फ ऑक्यूपाइड 12 मंथ ओनर के पर्सनल सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज आ रही है। फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है और प्लस आपका लेट आउट पर्पस भी है। इस केस को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट केस हाउस नंबर 4 का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट। इस पर्पस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चरिंग तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस से ही की गई थी, जिसमें पर्पस ही ओनर का खुद के पर्सनल फैमिली के रहने का था, लेकिन उसका कुछ पोर्शन, एक पोर्शन, हाफ पोर्शन या कुछ मंथ के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट भी चढ़ा दी गई। 4 टाइप्स ऑफ हाउस क्लियर हो गए। 5वां अपना हाउस आता है जिसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। 5 हाउस जो आता है उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ये स्टॉक इन ट्रेड बिल्डर लोगों के काम में आता है, बिल्डर्स को, जो कि बिल्डर बनाते प्रॉपर्टी को फर्दर रीसेल करने के लिए। तो जब तक वो प्रॉपर्टी रीसेल नहीं हुई है वो उनके स्टॉक का पार्ट माना जाएगा, तो स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी आती है आपके थी तो पर्पस कौन सी? सेल्फ ऑक्यूपाइड, पर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो प्रॉपर्टी पूरे के पूरे 12 मंथ वेकेंट पड़ी रह गई। एम्प्लॉयमेंट की वजह से पूरे 12 मंथ वो प्रॉपर्टी वेकेंट रह गई। इसका एक एग्जांपल लो, माना कि किसी ओनर का सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए हाउस बनाया था उसने, पर उसका एम्प्लॉयमेंट जॉब ट्रांसफर होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर चला गया। तो जिस जगह उसका मकान था वहां पर कंप्लीट 12 मंथ ना तो प्रॉपर्टी सेल्फ के काम में आई, ना वो प्रॉपर्टी लेट आउट काम में आई, लॉक, और 12 मंथ वो प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी रही। एम्प्लॉयमेंट पर्पस की वजह से आउटसाइड चला गया बंदा, उसकी वजह से प्रॉपर्टी 12 मंथ वेकेंट रह गई, ना तो
सेल्फ ऑक्यूपाइड काम में आएगी ना लेट आउट काम में आएगी। लास्ट फाइनल जो आता है बिजनेस यूज। लास्ट प्रॉपर्टी को किस यूज में ले जाया जा सकता है, वो आता है आपका बिजनेस यूज। तो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को 7 टाइप से यूज किया जा सकता है। जो मकान होता है, जो हाउस होता है, उसका मैक्सिमम 7 टाइप्स ऑफ यूज आता है। अब पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ हाउस क्यों डिस्कस किए गए, क्योंकि हर मेथड के अंदर कैलकुलेशन बिल्कुल अलग-अलग होती है। हर मेथड के अंदर कैलकुलेशन अलग होगी। आपको क्वेश्चन आने के बाद हाउस प्रॉपर्टी बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मेट आपको याद हो गया, डाटा ऑटोमेटिक क्वेश्चन में गिवन होगा, डाटा पुट करो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन मेन जो चीज होती है वो ये फाइंड आउट करना मेथड कौन सा। क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलेगा कि कंप्लीट लेट आउट है, पार्शियल लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ प्लस लेट आउट है, कौन सा पर्पस है। वो पर्पस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई वही कर सकता है जिसको टाइप्स पता हो। जिसको टाइप्स ही नहीं पता वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी पूरे के पूरे 12 मंथ लेट आउट पर्पस में गई। पार्शियल लेट आउट पर्पस तो 12 मंथ का था, पर विद इन 1 या 2 मंथ वो प्रॉपर्टी वेकेंट रह गई। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 100% खुद के ओनर के पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस में यूज आ रही है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट, कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ पर्सन लेट आउट प्रॉपर्टी। स्टॉक एंड ट्रेड वेंडर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट जॉब ट्रांसफर होने की वजह से प्रॉपर्टी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। और लास्ट बिजनेस यूज। अगेन पूरा चैप्टर इन दो वर्ड पे डिपेंड कर रहा है। पूरा चैप्टर इन दो वर्ड पे डिपेंड कर रहा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम। अब पूरे चैप्टर का मेन जो वर्ड आता है, पूरे चैप्टर का मेन जो फर्स्ट फॉर्मेट आ रहा है, वो फॉर्मेट आपका क्या आता है। पूरे चैप्टर में आपको कैलकुलेट करनी होती है सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पूरे चैप्टर में कैलकुलेट करनी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एक चीज लेस होती है आपकी म्युनिसिपल टैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एक चीज लेस होती है आपकी म्युनिसिपल टैक्स। फिर आपकी कैलकुलेट होती है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू एक बार कैलकुलेट हो जाने के बाद इसमें से दो चीजें लेस होती है आपकी। एक तो आती है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% फिक्स है ये, और एक आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ये भी आपका फिक्स है जिसकी आपको डिडक्शन मिलती है। बाद में जो नेट इनकम बचेगी वो आती है आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब वापस समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पूरे चैप्टर में फॉर्मेट फिक्स है। ये जो फॉर्मेट है जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट ऑन होम लोन और टैक्सेबल इनकम, ये फॉर्मेट सातों टाइप के मेथड में फिक्स है। ये तो लगेगा। अब एक बात आती है फिर डिफरेंस क्या चीज है, प्रॉब्लम का है। डिफरेंस कहां पे आता है कि मेथड अलग-अलग क्यों पढ़ना है। जीएवी कैलकुलेट करने के अलग-अलग मेथड है। एक बार अगर आपकी जीएवी कैलकुलेट हो गई, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपका बिल्कुल सेम रहता है। नीचे के पोर्शन कैलकुलेट करने में आपको ऊपर कोई सा भी मेथड हो डज नॉट मैटर। वापस कह रहा हूं कि नीचे का फॉर्मेट सभी मेथड में सेम है, बस आपको डिफरेंस कहां पे आता है, जीएवी कैलकुलेट करने के लिए अलग-अलग मेथड है। एक बार वापस फोर्थ टाइम रिपीट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम अर्न फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। किराए की इनकम जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से अर्न की गई है उसी को क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर आपको ना तो बिजनेस यूज की इनकम कैलकुलेट करनी है, ना ही एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउटसाइड इंडिया कैलकुलेट करना है, ना ही स्टॉक इन ट्रेड कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इन तीन के अंदर कभी भी रेंटल इनकम नहीं आएगी। तो मोस्टली बात करें तो टाइप्स ऑफ हाउस कितने हुए 7, जिसमें कैलकुलेट कितने रहना है 4, और 4 के अंदर ही जीएवी कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड। एक बार अगर आप जीएवी कैलकुलेट करना सीख गए, आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। तो एग्जाम में स्कोर करने का एक पॉइंट आपको बताता हूं कि अगर जीएवी में मिस्टेक हो जाए तो आपका आंसर का हाफ पोर्शन कटेगा, लेकिन जीएवी के बाद की चीज हर मेथड में सेम है। और एग्जाम में मार्किंग सिस्टम ऐसे रहता है, मार्किंग को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट जीएवी, सेकंड पार्ट कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। अगर किसी स्टूडेंट का जीएवी रॉन्ग हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है, अगर नीचे का पोर्शन उसका सही है तो ऑटोमेटिक आंसर उसका सही आ जाएगा। नीचे का पोर्शन बोले तो म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन होम लोन, उसकी उसको कैलकुलेशन होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अगर जीएवी गलत है तो आपका गलत आ नहीं आना है, ठीक है। चालू करते हैं। पहला मेथड आपका कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जो कि कंप्लीट लेट आउट पर्पस के काम में आ रही है, उस प्रॉपर्टी का कैसे क्या कैलकुलेशन होगी, कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी। पहले मीनिंग तो क्लियर हो गया, कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी जिसका पर्पस, वापस कह रहा हूं क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलेगा कि मेथड कौन सा है, मेथड आपको पकड़ना पड़ेगा। अभी बार-बार रिपीट कर रहा हूं, जीएवी कैलकुलेट करने के अलग-अलग मेथड है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऊपर के 4 मेथड में से एक बार भी अगर गलत मेथड चूज कर लिया, पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ध्यान देना, पहले वो प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट लेट आउट, जिसका पर्पस भी क्या था, लेट आउट। और जो प्रॉपर्टी कंप्लीट 12 मंथ
लेट आउट पर्पस में यूज आएंगे। सबसे इजी मेथड कैलकुलेट करने का, चालू करते हैं कंप्लीट लेट आउट मेथड। स्टेप्स में काम करना, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ काम करना। इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आती है आपकी कैलकुलेटिंग ऑफ एक्सेप्टेड रेंट। कैलकुलेटिंग ऑफ एक्सेप्टेड रेंट, इसके लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। इसको समझने के लिए पहले अपन एक कांसेप्ट समझते हैं हायर लोअर हायर का। एक कांसेप्ट आता है हायर लोअर हायर का। चलो इधर देखो, एक पूरे इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी में एक कांसेप्ट आता है आपका हायर लोअर हायर का। इस कांसेप्ट को ध्यान रखना, जिसने ये वर्ड याद रख लिया उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट। हाई लोअर हाई कैसे चेक करना, एक्सेप्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट होता है आपका, म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, whichever is higher, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, whichever is higher, but compared to किससे कंपेयर करना है इसको, स्टैंडर्ड रेंट, but compared to स्टैंडर्ड रेंट। यानी इट मींस क्या कंसेप्ट बैठा है, पहले म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट का आपको क्या लेना पड़ेगा, हायर, और जो इसका हायर आया उस हायर और स्टैंडर्ड रेंट में से जो लोअर रहेगा, जो हायर और स्टैंडर्ड रेंट में से जो लोअर रहेगा वो आपका आंसर आ जाएगा एक्सेप्टेड रेंट का स्टेप नंबर 1। अभी पूरे एग्जांपल के साथ बताऊंगा, पहले देखते चलो इसको। म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, सेकंड स्टेप बट कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट यानी हायर और स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, दैट्स आंसर ऑफ एक्सेप्टेड रेंट। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड आपकी आती है, स्टेप नंबर सेकंड आपकी आती है जिसके अंदर आपका काम करेगा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट, अब एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रेंट मींस रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। माना कि मैंने कोई प्रॉपर्टी है जो 5000 पर मंथ में रेंट पे दी है, तो 5000 into 12 60000 एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट के बारे में हमेशा क्वेश्चन में आपको डिटेल गिवन रहेगी कि ये मेरा एक्चुअल रेंट है 5000 पर मंथ, 6000 पर मंथ, 8000 पर मंथ, और प्रॉपर्टी कंप्लीट लेट आउट है यानी मल्टीप्लाई बाय 12। तो एक्चुअल रेंट, अब ये तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा रेंट आपको रिसीव हो जाए, हो सकता है कि उस रेंट में से कुछ रेंट आपको अनरियलाइज रह जाए, कुछ रेंट आपको अनरियलाइज रह जाए, उसको लेस कर देंगे अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट को लेस करने के बाद जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा स्टेप नंबर सेकंड। यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर आएगा स्टेप नंबर सेकंड का। अब पहले इसको समझना, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम अनरियलाइज रेंट, इधर फोकस करना, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम अनरियलाइज रेंट। इसके लिए रूल लगता है रूल 4। थ्योरी पर्पस में ध्यान देना, बीकॉम लेवल पे रूल 4 इतना डिटेल इतना जरूरी नहीं है, लेकिन सीए सीएस सीएमए वाले स्टूडेंट के लिए रूल 4 समझना बहुत जरूरी है। अब देखो क्यों, अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम। असेसी क्या चाहता है, किसी भी इनकम को कम से कम शो करना, और गवर्नमेंट क्या चाहती है, इनकम को हाई से हाई शो करना, क्योंकि असेसी चाहता है इनकम जितनी कम होगी उतना कम टैक्स। एक नॉर्मल सी बात होती है, लो इनकम नो टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। तो अब असेसी चाहता है कि उसका टैक्स सबसे कम से कम हो, तो असेसी क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अनरियलाइज रेंट शो करेगा, ज्यादा से ज्यादा अनरियलाइज शो करेगा। मतलब वो गवर्नमेंट के सामने क्या बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी तो 5000 पर मंथ पे रेंट पे थी, पूरे ईयर के बने 60, लेकिन वो गवर्नमेंट को ये प्रूफ कर देगा कि साहब 20000 रुपए का रेंट तो टेनेंट खा के भाग गया, मतलब मुझे 20000 का रेंट तो मिला ही नहीं, तो मेरी रेंट कितना हुआ 40। अब तो गवर्नमेंट कैसे बिलीव कर ले, अगर गवर्नमेंट उसकी बात नहीं बिलीव कर ले 20 लेस कर दे तो उसकी इनकम तो 20 से लेस हो गई, उसको तो 20000 की इनकम में टैक्स का बेनिफिट हो गया, पर गवर्नमेंट को 20000 की इनकम का लॉस भी तो हुआ है। तो अनरियलाइज रेंट को शो आउट करने के लिए रूल लगता है रूल 4। रूल 4 क्या कहता है कि किसी भी रेंट को अनरियलाइज रेंट तभी कहा जाएगा, दो कंडीशन, बहुत ध्यान से समझ लेना। अनरियलाइज रेंट तभी प्रूफ होगा दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। पहला, टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली कर दी, यानी जो टेनेंट आपका पैसा खा के भागा है, जो किराएदार आपका पैसा खा के भागा है, वो अभी तक आपकी प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा है, आपकी प्रॉपर्टी खाली करके जा चुका है। सेकंड, उससे आपने रेंट रिसीव करने के लिए सारी नेसेसरी स्टेप आपने पूरी कंप्लीट प्रोसेस ले ली है, आपने जितनी भी कोशिश हो सकती थी उससे पैसा रिकवर करने की सारी कोशिश कर ली है, अब भी पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, दैट्स तब जाके आप ये कह सकते हो कि आपका रेंट बहुत हो चुका है अनरियलाइज रेंट। आप इसे से समझना, अनरियलाइज रेंट तभी होगा जब वो टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी खरीद करके जा चुका है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग टू लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन अगर कोई टेनेंट आपके यहाँ पे रेंट पे था, 4 महीने का लॉकडाउन था 2020 में, 4 महीने के लिए वो टेनेंट आपके पास से प्रॉपर्टी पे ताला लगा के, घर पे ताला लगा के वो अपने काम चला गया, कहीं दूर जगह चला गया। अब 4 महीने बाद तक वो वापस आ रहा है, 4 महीने का रेंट आपको मिला नहीं, क्या उस रेंट को आप अनरियलाइज कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी भी उसमें, उस प्रॉपर्टी के पास अभी भी टेनेंट का राइट है। प्रॉपर्टी पे अनरियलाइज रेंट कब होगा? जब टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी को खाली करके जा चुका है और टेनेंट से रेंट रिसीव लेने की आप पूरी कोशिश कर चुके हो,
लेकिन अभी तक भी आपको रेंट रियलाइज नहीं हुआ है, तब जाके आप कौन सा रेंट पाओगे, अनरियलाइज्ड रेंट। बात समझ में आई? तो अब सेकंड स्टेप क्या हो गई, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अब स्टेप 3 आपकी कौन सी होगी, स्टेप 1 और स्टेप 2 का हायर, स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 का हायर। जो भी स्टेप 1 और स्टेप 2 में हायर होगा वही आपका आंसर रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बोला था, जिसने ये रूल पकड़ लिया, जो करना हाई लो हाई, जिसने ये रूल पकड़ लिया उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियर। चेक करना कैसे हाई लो हाई। पहला म्युनिसिपल और फेयर का हाई पर कंपेयर टू स्टैंडर्ड का लो, हाई लो वापस हाई। रूल याद रखना, कभी भी हाउस प्रॉपर्टी पढ़ो इनकम टैक्स स्क्रिप्ट पे याद करनी है, क्योंकि इनकम टैक्स है बहुत इजी, पर इनकम टैक्स की ये बहुत गलत रूमर्स बाजार में फैलती है। ये बहुत बड़ा कोर्स है, ग्रंथ है, ग्रंथ इतना बड़ा ग्रंथ नहीं जिसका कोई एंडिंग नहीं है, तो उसको जितना ज्यादा शॉर्ट स्टडी पढ़ोगे बहुत याद हो जाएगा। जब भी हाउस प्रॉपर्टी का नाम आए एक ही वर्ड बोलना है, हाई लो हाई, ऑटोमेटिक टॉपिक खत्म। हाई लो हाई मतलब म्युनिसिपल और फेयर का विचुअल इज हाई कंपेयर टू स्टैंडर्ड यानी लो। एक बार हाई लो लगा, वापस स्टेप 1 और स्टेप 2 का हाई, हाई लो हाई, ये मैच हुआ। अब जो आपका स्टेप 3 का आंसर आया है, ये जो आपका स्टेप 3 का आंसर आया है, वो स्टेप 3 का आंसर ही आपका क्या कहलाएगा, जीएवी। जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सारे मेथड के अंदर केवल दिक्कत कहां आती है, जीएवी कैलकुलेट करने में। एक बार आपने जीएवी कैलकुलेट कर ली, आगे की कैलकुलेशन सब मेथड में इजी है। तो मुझे बताओ पहला मेथड क्लियर, कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जिसका पर्पस भी क्या था, लेट आउट। कितने महीने लेट आउट रही, ड्यूरिंग द 12 मंथ प्रॉपर्टी लेट आउट रही है, पूरे 12 मंथ प्रॉपर्टी लेट आउट रही है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हाई लो हाई। पहला म्युनिसिपल फेयर का हाई कंपेयर टू स्टैंडर्ड, सेकंड स्टेप एक्चुअल माइनस अनरियलाइज्ड, रूल 4 ध्यान रखना। स्टेप 3 वापस स्टेप 1 और स्टेप 2 का हाई। जो अब आपका आंसर आया वो आंसर कौन सा आ गया, जीएवी। एक बार जीएवी निकला, आगे की कैलकुलेशन इजी है। ये कैसे होती है जो बाद में देखेंगे, पहले केवल सारे हाउस के जीएवी कैलकुलेट करना देखते हैं। क्या पहला हाउस आपका क्लियर, सेकंड हाउस चालू करें, पार्शियल लेट आउट। पार्शियल लेट आउट हाउस का मतलब क्या होता है, पहले मिनी क्लियर करना। पार्शियल लेट आउट हाउस का मतलब आपका ये होगा, यानी वो हाउस जिसका पर्पस तो लेट आउट था, जिसका पर्पस तो आपका क्या था, लेट आउट था, लेकिन वो पूरे के पूरे 12 मंथ आपका लेट आउट नहीं रह पाया। पार्शियल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, पार्शियल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जहां पे आपका पर्पस तो पूरे 12 मंथ लेट आउट था, लेकिन वेकेंट रह गई आपकी प्रॉपर्टी 1 या 2 मंथ। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने कोई अपनी प्रॉपर्टी थी जो टेनेंट को रेंट पे देने के लिए 12 मंथ रेंट पे रखी थी, लेकिन वो अप्रैल से जनवरी तक लेट आउट थी, फरवरी मार्च में प्रॉपर्टी वेकेंट कर दी। तो केस पर्पस से जब भी किसी केस में वापस कह रहा हूं, क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलेगा कि कौन सा मेथड है, ये मेथड आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जब भी कहीं वेकेंट का नाम आ जाए मतलब पार्शियल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। चालू करें, पार्शियल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में वही रूल, कौन सा रूल, हाई लो हाई। तो पहले आ जाओ स्टेप नंबर 1। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चालू हो जाएगा ध्यान से, क्योंकि सारी स्टेप है तो सिमिलर पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। स्टेप 1 क्या रहेगी आपकी, वही कैलकुलेटिंग का एक्सेप्टेड रेंट। एक्सेप्टेड रेंट कैलकुलेट करने में कोई चेंज नहीं है, जो यहां लगा वही यहां लगेगा, यानी हायर और लोअर वाला। बताओ वापस कैसे, वही आपका म्युनिसिपल रेंट और कौन सा रेंट, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर और कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट, यानी इन दोनों के हायर को कंपेयर किससे करना है, स्टैंडर्ड रेंट से। ये इन दोनों का लोअर। ये आ गया आपके स्टेप 1। जो भी इसका आंसर आएगा वो स्टेप 1 का आंसर आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल देखेंगे इसका। स्टेप नंबर 2 यहां पे आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाना है। स्टेप नंबर 2 वापस कह रहा हूं, यहां पे काफी ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि एग्जाम में वो केस थोड़ा कम पूछा जाता है, क्योंकि वो बहुत इजी हो गया। सबसे फेवरेट या तो हाउस नंबर 2 या हाउस नंबर 4 ये एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। अब यहां पे ध्यान से समझना, केस क्या था, मिस्टर एक्स की कोई प्रॉपर्टी थी जो कि लेट आउट पर्पस के लिए थी, पर मंथ रेंट डिसाइड कर रखा था 5000 पर मंथ। प्रॉपर्टी 10 मंथ तो लेट आउट रही, 2 मंथ प्रॉपर्टी वेकेंट रही। तो मुझे बताओ एक महीने का रेंट कितना था, 5,000। कितने महीने लेट आउट रही, 10 मंथ। 5000 into 10 50,000 रेंट बना, और 2 महीने तो प्रॉपर्टी वेकेंट थी। लेकिन जब आप स्टेप 2 कैलकुलेट करने जाओगे तब ये रूल ध्यान रखना, कहीं भी नहीं लिखा हुआ उसमें, लेकिन ये रूल अप्लाई करना होता है। स्टेप 2 में पहले कन्वर्ट टू 12 मंथ, यानी जब स्टेप 2 आप सॉल्व करोगे तब आपको यही मान के चलना है कि प्रॉपर्टी 2 महीने खाली नहीं रही, प्रॉपर्टी पूरे के पूरे 12 महीने रेंट पे थी। अगर प्रॉपर्टी 6 महीने रेंट पे 6 महीने खाली नहीं है तो भी कन्वर्ट टू 12 मंथ।
प्रॉपर्टी 8 मंथ रेंट में 4 मंथ वेकेंट है तो भी कन्वर्ट टू 12 मंथ। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? पहले स्टेप सेकंड में कन्वर्ट टू 12 मंथ, ये ध्यान रखना। तो कन्वर्ट टू 12 मंथ यानी वही आपका क्या कर लिया, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट यानी पर मंथ रेंट को मल्टीप्लाई किस पे करना है, 12 मंथ में। लिख भी रहा हूं वापस, कन्वर्ट टू 12 मंथ, चाहे प्रॉपर्टी कुछ मैंने वेकेंट क्यों ना रही हो, उस एक्चुअल रेंट में से क्या लेस करना है आपको, अनरियलाइज्ड रेंट। जितना भी आपका होगा उसको लेस कर दो, कोई रूल 4 वाला, जो आपका आंसर आ गया वो आंसर आ गया स्टेप नंबर सेकंड का। स्टेप नंबर थर्ड वापस सेम टू सेम, स्टेप नंबर थर्ड वापस सेम टू सेम, हायर लोअर वाला। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप का जो भी आपका हायर है वो आपका हायर, इसका आंसर हो गया स्टेप नंबर 3। क्या यहां पे जीए आ गया क्या, नहीं। अब इस मेथड के अंदर जीए भी कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेप और आएगी, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आती है, इसके नाम के आगे पहला वर्ड लिखा हुआ रहता है लेस। लेस को क्या कहेंगे, लेस वेकेंट पीरियड रेंट। लेस वेकेंट पीरियड रेंट यानी जो स्टेप 3 आई आपकी, उस स्टेप 3 में से वेकेंट पीरियड के रेंट को क्या कर दो, लेस। अब जो बचा वो आपका क्या कहलाएगा, जीए। अब जो बचा वो आपका कहलाएगा जीए। ध्यान रखना, पहले 12 मंथ में कन्वर्ट करो, 8 मंथ लेट आउट थी, 4 मंथ वेकेंट थी, पहले कन्वर्ट टू 12 मंथ। एक बार 12 मंथ में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद वापस जो 4 मंथ का रेंट था उसको लेस कर दो। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट भी आता है कि सर क्या फर्क पड़ा था, इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, पहले आप 12 पे ले गए फिर वापस 8 पे ला रहे हो, बात तो एक ही डेट पे करते हुए नहीं। 12 पे इसलिए ले जाना पड़ता है क्योंकि स्टेप थर्ड हायर डेट है और स्टेप थर्ड ईयरली बेसिस पे चलता है। तो स्टेप थर्ड को जब कैलकुलेट करने जाओगे आप, तब पूरे 12 महीने का रेंट कंसीडर करना पड़ता है। उसके पीछे का लॉजिक समझना, क्योंकि देखो इधर म्युनिसिपल फेयर और स्टैंडर्ड तो पूरे 12 मंथ का है ना, आप ये 8 मंथ का लेके कैसे कंपेयर कर सकते हो, इसलिए आपको इसको भी किस पे ले जाना पड़ेगा, 12 पे। एक बार सब 12 पे ले गए, स्टेप 3 तक 12 आ चुका है, 4th वेकेंट रेंट वापस लेस कर दो, क्योंकि ऐसा रेंट जो मिला ही नहीं है ओनर को, उसको वो टैक्स नहीं देगा। क्या कैलकुलेट होगी, जी। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करना प्लीज, कोई डाउट हो तो। पहला हाउस क्लियर हो चुका है, कंप्लीट लेट आउट प्रॉपर्टी। सेकंड क्लियर हो चुका है, पार्शियल लेट आउट प्रॉपर्टी। दो हाउस और बचे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड कंप्लीट और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट। सारे मेथड में दिक्कत कहां आती है, जीएबी कैलकुलेट करने में। पूरा कह रहा हूं आपके फॉर्मेट का गेम है, फॉर्मेट रट्टा मार लो, कहीं भी कैलकुलेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? एक्सेप्टेड फेयर स्टैंडर्ड व्हिचएवर इज हायर, और ये पूरा एक बार जूम कर रहा हूं, नोट डाउन करना। एग्जांपल से डाटा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं अपन नॉर्मल कंप्लीट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का, कि वो प्रॉपर्टी जो कि आपकी कंप्लीट लेट आउट रही है पूरे हॉल में। तो एग्जांपल ध्यान से, आपको क्वेश्चन में साफ-साफ दिया हुआ रहेगा, म्युनिसिपल रेंट आपका 20000, फेयर रेंट है 25000, स्टैंडर्ड रेंट है 22000, एक्चुअल रेंट था आपका 2000 पर मंथ, जिसमें से अनरियलाइज्ड रेंट हो गया 4000। पहली बात एग्जाम में स्टूडेंट पकड़ने की कोशिश करना है कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि प्रॉपर्टी कुछ मंथ वेकेंट रही है, नहीं लिखा हुआ है। कहीं भी लिखा हुआ है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस में थी वो कैसे दी रहा, क्योंकि एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो है ही नहीं। अब बचे कौन से केस, दो। इन दो में से भी कौन सा केस, अगर वेकेंट का नाम आ जाता तो पार्शियल हो जाता, वेकेंट का नाम नहीं मतलब कंप्लीट रेट आउट है। कंसेप्ट कौन सा लगाना है, हायर लोअर हायर का। पहले देखो म्युनिसिपल और फेयर का हायर डाटा लगाओ, म्युनिसिपल और फेयर का हायर देखो, म्युनिसिपल थी आपकी 20000, फेयर रेंट गया 25, मतलब म्युनिसिपल और फेयर में व्हिचएवर इज हायर 25000। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना आपका 22, स्टैंडर्ड रेंट आपका 22। अब इन दोनों में कौन सा कंसेप्ट लगाना है, हायर लोअर लोअर। तो 25 और 22 लोअर कौन सा गया आपका 22, ये 22000 आपका आ गया स्टेप 1 का आंसर। अब स्टेप सेकंड, एक्चुअल रेंट, रेंट कितना है 2000 पर मंथ, साल में एक मंथ 12, तो 2000 into 12 कितना हो गया एक्चुअल रेंट 24000। उसमें से 4000 का रेंट आपको अनरियलाइज रह गया, मतलब रूल 4 की कंडीशन मानने की पूरी हो गई। 4000 का रेंट अनरियलाइज लेस कर दो, बचा कितना रेंट 20000। ये आ गया आपकी स्टेप सेकंड का आंसर। अब मुझे बताओ स्टेप थर्ड क्या कहता है, हायर किस किस का 22 और 20, व्हिचएवर इज हायर। स्टेप 3 आ गई 22 और ये 22 ही आपका क्या आ गया जी आंसर। बताओ कितना इजी है, सारा डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इसी एग्जांपल को मैं चेंज कर रहा हूं पार्शियल लेट आउट में। माना कि यहां पे प्रॉपर्टी दे दी वैकेंट फॉर 3 मंथ्स, प्रॉपर्टी क्या दे दी वैकेंट फॉर 3 मंथ्स, यानी 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी वैकेंट थी। केवल क्वेश्चन में ये लाइन थी,
अब इससे आपका पूरा केस चेंज हो जाएगा और केस कौन सा हो गया आपका पार्शियल लेट आउट का। तो मुझे बताओ पार्शियल लेट आउट को सॉल्व करो चाहे कंप्लीट लेट आउट को सॉल्व करो, एक चीज आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, क्या स्टेप 1 कभी भी चेंज होती है क्या? स्टेप 1 हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि स्टेप 1 क्या कहती है म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट तीनों का हायर लोअर। याद रखना एग्जाम में स्कोरिंग स्टेप वाइज रहती है, किसी ने स्टेप 1 भी सही कर दिया ना उसको उसके मार्क्स मिलेंगे, और स्टेप 1 तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स, नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए। तो अगर वापस वही म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, म्युनिसिपल था आपका 20, फेयर गया आपका 25, व्हिचएवर इज हायर 25, और स्टैंडर्ड गया 22, व्हिचएवर इज लोअर 22। तो आपका स्टेप 1 का आंसर तो आ गया आपका 22,000, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन यहां पे समझना कन्वर्ट वाला रूल। अब मुझे बताओ साल में महीने के जो थे 12, कितने महीने प्रॉपर्टी खाली थी 3 महीने, तो साल में प्रॉपर्टी लेट आउट कितने गई 9 मंथ। तो अधिकतर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी रेंट पे गई थी 9 महीने, 1 महीने की प्रॉपर्टी का रेंट है 2000, 9 into 2 मतलब प्रॉपर्टी का रेंट कितना बना 18,000, और वो 18,000 एक्चुअल रेंट में लिखने की गलती करते थे, और जैसे ही गलती की आपके आगे का पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि जिसका जीए भी गलत आगे पूरा गलत और मार्क्स बिल्कुल गलत। ध्यान रखना पहले कन्वर्ट किस पे करना है 12 मंथ पे, तो 2000 3 मंथ वेकेट है उस पे दिमाग मत लगाना, 2000 into 12 कितना होता है 24,000। आपको यहाँ पे एक्चुअल रेट लिखना है कितना है 24। देखो ध्यान से इधर भी 24 लिखा, इधर भी 24 लिखा, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी 12 मंथ पे था, इधर अपन ने कन्वर्ट कर दिया 12 मंथ पे। अनरियलाइज कितना है 4,000, ये अनरियलाइज गया आपका 4,000, अनरियलाइज जैसे 4 गया, अब बताओ स्टेप से कितना आंसर अब कितना आ गया 20,000। तो अब एक चीज बेस करके देखना क्या स्टेप 1 और स्टेप 2 के आंसर में कोई डिफरेंस है क्या, चेक करो। यहां भी स्टेप 1 22, स्टेप 1 22, स्टेप 2 20, यहां भी स्टेप 2 20, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और स्टेप 3 क्या लगती है व्हिचएवर इज हायर, वो भी हायर कितना गया 22। तो अब एक डाउट आता है कि सर इस मेथड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, दोनों मेथड चाहे कंप्लीट लेट आउट हो चाहे पार्शियल लेट आउट हो, उनका स्टेप 3 तक आंसर हमेशा सेम रहता है, लेकिन स्टेप 4 पे आते आते दिक्कत हो जाएगी। अब बताओ वैकेंट पीरियड रेंट, प्रॉपर्टी कितने मंथ खाली थी 3 महीने, 1 महीने का रेंट कितना है 2000, 2000 into 3 कितने महीने प्रॉपर्टी वैकेंट रह गई 6000, इसमें से 6000 लेस कर दोगे आपका जीएबी का आंसर आएगा 16,000। दैट्स इट। कोई डाउट, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। पूरा एग्जांपल क्लियर हो चुका है, मेथड आपको पकड़ना पड़ेगा, कन्वर्ट टू 12 मंथ देन आफ्टर लेस वैकेंट पीरियड रेंट। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कौन सा आ रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, पहले उसका मीनिंग क्लियर कर लेना। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसका ओनर ने पूरे 12 मंथ यूज किस पर्पस के लिए किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद के रहने के लिए पर्पस के लिए यूज किया है। इसका आंसर अब आप खुद दोगे, अगर इतना वीडियो पढ़ने के बाद समझ में आ चुका है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का आंसर क्या होगा मुझे बताओ। हाउस प्रॉपर्टी पहले वर्ड लिखा था, 4 बार रिपीट भी किया था। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब रेंटल इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस, किराए की इनकम रेसिडेंशियल हाउस से, ठीक है। तो मुझे बताओ जो प्रॉपर्टी 12 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज आ रही है, मतलब ओनर के खुद के रहने के लिए यूज आ रही है, क्या उस प्रॉपर्टी से ओनर को कुछ इनकम हो सकती है क्या? उस प्रॉपर्टी से ओनर को कुछ भी इनकम नहीं होगी तो क्या यहाँ पे जीएबी की कैलकुलेशन की जाएगी क्या? नहीं। यहाँ पे आपका जीएबी डायरेक्ट क्या हो जाएगा nil। यहाँ पे आपका जीएबी क्या हो जाएगा nil। ये ध्यान रखना, सबसे इजी हाउस, भगवान से दुआ करना एग्जाम में इसी मेथड का क्वेश्चन आ जाए, वहां पे आपको डायरेक्टली एक वर्ड लिखना है जीएबी क्या हो गया nil, और अगर जीएबी nil म्युनिसिपल टैक्स ऑटोमेटिक nil में से नेगेटिव में लेस आगे वो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ध्यान से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पहली बात हाउस नंबर 3 कौन सा हाउस है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक चीज ध्यान रखना, प्रॉपर्टी 12 मंथ किसके यूज में आई है, ओनर के खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के यूज में आई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी से ओनर को किसी भी टाइप की कोई भी इनकम रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसी प्रॉपर्टी का जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका क्या रहेगा nil nil और nil यानी 0। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट जो फोर्थ हाउस चालू हो रहा है आपका, उस हाउस का नाम है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब यदि प्रॉपर्टी के कुछ पोर्शन पे तो ओनर खुद रहता है, कुछ पोर्शन ओनर ने उसको रेंट आउट पर्पस के लिए दे रखा है।
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड के काम में आ रहा था और कुछ हिस्सा लेट आउट पर्पस में काम में आ रहा था। यहाँ भी आपके स्टेप वही है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेटिंग एक्सेप्टेड रेंट, अगेन रिपीट कैलकुलेटिंग एक्सेप्टेड रेंट, चारों मेथड के अंदर सेम ही आ रही है, वही रूल वापस म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट दोनों से व्हिचएवर इज हायर, बट कंपेयर किससे करना है, स्टैंडर्ड रेंट, यानी इसका हायर और इसका स्टैंडर्ड रेंट का लोअर, ये आपका आ गया स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये तो बिल्कुल दोनों मेथड में सेम है, म्युनिसिपल और फेयर का व्हिचएवर इज हायर और स्टैंडर्ड को लो करके यहां पे आ गया। अब स्टेप नंबर 2 बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूं, इसका ध्यान रखना। स्टेप नंबर 2 का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी और कुछ महीने लेट आउट पर्पस से थी, तो बहुत ध्यान से समझना किस तरीके से क्या सोल्व होगा। यहाँ पे पहले आपको एक्चुअल रेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा और वही लाइन वापस लिख रहा हूँ, एक्चुअल रेंट कन्वर्ट टू 12 मंथ्स, एक्चुअल रेंट कन्वर्ट टू 12 मंथ्स, और ये मानते हुए एक लाइन और लिख रहा हूँ यहाँ पे, अज्यूमिंग लेट आउट, अज्यूमिंग लेट आउट, यानी पूरी प्रॉपर्टी का रेंट आपको 12 मंथ्स पे कन्वर्ट करना है। ये अजम्पशन लगाते हुए कि प्रॉपर्टी पूरी की पूरी 12 मंथ्स क्या थी, लेट आउट। अब एक काम करते हैं सर, प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी थी, पर यहाँ पे ये अजम्पशन लगाने की मानना है कि पूरी प्रॉपर्टी 12 मंथ क्या थी, लेट आउट। लेस क्या करना है, अनरियलाइज्ड रेंट, लेस करना है अनरियलाइज्ड रेंट। जैसे अनरियलाइज्ड रेंट लेस करोगे आपका रूल 4 वाला आपका आंसर आ जाएगा स्टेप 2 का। स्टेप 3 अपना वही रूल वापस, हायर ओवर हायर। स्टेप 3 में फर्स्ट और सेकंड का आपको क्या लेना है, स्टेप नंबर फर्स्ट और सेकंड व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज हायर, ये आपका आंसर आ गया स्टेप 3 का। अब आती है आपकी बात करते हैं मेन स्टेप 4। अब मुझे बताओ, पार्शियल लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर स्टेप 4 में अपन क्या लिख रहे थे, वैकेंट पीरियड का रेंट लेस कर दो, लेकिन यहाँ पे स्टेप 4 चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे स्टेप 4 में क्या आएगा, यहाँ पे स्टेप 4 में क्या आएगा, वैकेंट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड, वैकेंट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट क्या कर दो, लेस, वैकेंट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट लेस कर दो, जो बचा अब वो आपका आ गया GAV। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 से 4 हाउस ले रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माना कि 3 टाइप की हाउस प्रॉपर्टी थी, एक हाउस प्रॉपर्टी का नाम था P, एक का था Q, एक का था R। तीनों प्रॉपर्टी के लिए म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट आपको दे रखा है। इसका म्युनिसिपल था 32, 36 और यहाँ पे दे दिया आपको 34,000। कुछ भी डाटा सेक्शन ले सकते हो, 34, 42 और यहाँ पे आ गया आपका 40,000। यहाँ पे थोड़ा हाईएस्ट ले लो 60,000, यहाँ पे आपका केस बन गया 58 और वापस केस आ गया आपका 56। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेंट दे रखा है, रेंट दे रखा है आपका पूरे पर मंथ का रेंट। यहाँ पे रेंट था 3,000 पर मंथ, यहाँ पे रेंट था 2,500 पर मंथ और यहाँ पे रेंट गया आपका 4,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, कितने टाइम प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रही है, यानी ओनर के पर्सनल यूज के रहने के लिए काम में आई है। सेल्फ ऑक्यूपाइड थी यहाँ पे 3 मंथ, यहाँ पे 2 मंथ, यहाँ पे 4 मंथ। यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट कितने मंथ का हुआ है वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 1 मंथ का अनरियलाइज्ड, 3 मंथ का अनरियलाइज्ड, तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड कुछ भी नहीं था। अब इस केस को सॉल्व करना है। पहली बात क्या एग्जाम में ये पता चल जाएगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट है। जैसे वर्ड मिला सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपको पता चल जाएगा कि केस कौन सा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट का। अब मैं पहला केस सॉल्व करके दिखा रहा हूं। माना कि हाउस कौन सा है मेरा, P। बहुत ध्यान से समझना, हाउस नंबर P सॉल्व करके बता। देखो ध्यान से, स्टेप 1 डायरेक्ट आंसर लिख दो। स्टेप 1 म्युनिसिपल और फेयर व्हिचएवर इज हायर, 32 और 36 का हायर, कितना गया आपका हायर, 36। म्युनिसिपल और फेयर इन दोनों का हायर गया आपका 36, डायरेक्ट हायर लिख रहा हूं मैं। और स्टैंडर्ड 34, अब 36 और 34 व्हिचएवर इज लोअर 34, ये 34,000 आपका स्टेप 1 का आंसर आ गया। अब स्टेप सेकंड ध्यान से समझना, एक मंथ का रेंट कितना था, 3,000। रूल क्या लिखा हुआ है, कन्वर्टिंग टू 12 मंथ अज्यूमिंग लेट आउट। तो यहां पे डायरेक्ट क्या करना है, 3,000 into 12, 3,000 into 12 कितना गया, 36,000, 36,000। और उसमें से अनरियलाइज्ड कितने महीने का था, एक महीने का। एक महीने का रेंट कितना है, 3,000, 36 minus 3, 36 minus 3,000 कितना बेटा, स्टेप सेकंड का आंसर 33,000। स्टेप सेकंड का आंसर आ गया आपका 30। कन्वर्ट टू होल ईयर, ये ध्यान रखना। अब 34 और 33 व्हिचएवर इज हायर, 34,000।
34,000 स्टेप 3 का आंसर आ गया। अब यहाँ पे लेस क्या करना है, वेकेंट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहली प्रॉपर्टी देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो थी पर वेकेंट है ही नहीं, तो कितने महीने लेस करूंगा, 3 महीने। एक महीने का रेंट कितना है 3000, 3000 into 3 9000 का रेंट यहाँ पे लेस हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जीएवी 25000। बताओ कोई दिक्कत है? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना है 12 मंथ में, अज्यूमिंग होल ईयर लेगा। अब एक केस और डालता हूं उसमें कि अगर कोई प्रॉपर्टी कुछ महीने वेकेंट पे रही होती, माना कि यहाँ वेकेंट नहीं था, यहाँ 3 महीने वेकेंट है, यहाँ 3 महीने वेकेंट। अब ये केस देखेंगे। आ जाओ अब हाउस सॉल्व करते हैं, हाउस नंबर क्यू। अब बहुत ध्यान से समझना, हाउस नंबर क्यू क्या है। स्टेप 1 तो बहुत इजी है, स्टेप 1 बहुत इजी है, उसमें कभी गलती मत करना। स्टेप 1 वापस लगाओ दिमाग, 34 और 42 व्हिचएवर इज हायर 42 और स्टैंडर्ड रेट 40, whichever is lower 42 or lower 40, whichever is lower 40,000, whichever is lower 40,000। अब स्टेप नंबर सेकंड, गलती स्टेप नंबर सेकंड पे ही होगी। कन्वर्ट किस पे करना है 12 मंथ पे, कन्वर्ट किस पे करना है 12 मंथ पे। ध्यान से देखो हाउस नंबर क्यू का, हाउस नंबर क्यू का पर मंथ रेट कितना है 2500 पर मंथ, कन्वर्ट इनटू 12, 2500 इनटू 12 आपका कितना रेट बैठा 30,000। अब उसमें से लेस क्या करना है आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ पे लेस होगा नहीं होगा, यहाँ लेस नहीं होगा क्योंकि पूरे 12 मंथ पे कन्वर्ट करना है। वेकेंट यहाँ लेस होगा नहीं होगा, यहाँ लेस नहीं होगा क्योंकि पूरे 12 मंथ पे कन्वर्ट करना है। लेकिन क्या अनरियलाइज लेस होगा, यस। अनरियलाइज कितने महीने था 3 महीने। एक महीने का रेंट कितना था 2500, 3 मंथ का रेंट आ गया आपका 7500। जो रिमेनिंग रेंट बचा वो बचा आपका 22500 और ये 22500 आंसर आ गया स्टेप नंबर सेकंड का। क्या इस 22500 में सेल्फ ऑक्यूपाइड और आपका वेकेंट दोनों इंक्लूड है, यस बिल्कुल इंक्लूड है। अब स्टेप नंबर 3, व्हिचएवर इज हायर 40 और 22500, व्हिचएवर इज हायर 40,000 आपका आंसर आ गया स्टेप नंबर 3 का। अब ये चेक करो प्रॉपर्टी कितने महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी 2 महीने, वेकेंट कितने महीने थी 1 महीना, टोटल कितने महीने हो गए 3 मंथ। एक मंथ का रेंट 2500, वापस लेस कर दो 7500, आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया 32,500। ये केस बहुत ध्यान से समझना, 12 मंथ में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा। देखो यहाँ पे स्टेप 1 का आंसर हायर था, इसलिए 12 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, 12 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। एक्चुअल कम था पर म्युनिसिपल और स्टैंडर्ड ज्यादा था, इसलिए स्टेप 3 स्टेप 1 का आंसर क्या हाउस नंबर आर आप सोल्व कर सकते हो। ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हाउस नंबर आप आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जीबी कितना है। हिंट पकड़ के देखना, म्युनिसिपल और फेयर जूम करने का, म्युनिसिपल और फेयर स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। रेंट दे रखा 5000 पर मंथ, कन्वर्ट टू होल ईयर, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड वेकेंट अनरियलाइज किसी को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ अनरियलाइज को लेस करना है, अनरियलाइज या था ही नहीं तो कन्वर्ट टू 12 मंथ। स्टेप 3 व्हिचएवर इज हायर और स्टेप 4 में सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेकेंट को आपको लेस कर देना है। जीएवी आपका आंसर आएगा। जीएवी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि हाउस नंबर आपका जीएवी कितना कैलकुलेट होके आएगा। क्या मुझे बताओ किसी भी स्टूडेंट को चारों रैंक के हाउस में जीएवी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आई है? नहीं, क्योंकि इन तीनों हाउस को जीएवी कैलकुलेट करना ही नहीं है। इन तीनों हाउस को यहां से साफ करना, इन तीनों हाउस में जीएवी का कोई रोल नहीं है। तो अपने 4 फॉर्मेट बने जिसमें ये फॉर्मेट बहुत इजी था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जीएवी निल, यहाँ पे कन्वर्ट टू 12 मंथ अज्यूमिंग होल प्रॉपर्टी इज लेट आउट। यहाँ पे भी कन्वर्टिंग टू 12 मंथ का रूल था, बुक में कहीं भी ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है कन्वर्टिंग टू 12 मंथ, पर ये अपना रूल अपन ने लगाया। बहुत इजी है, आंसर सॉल्व करके देखना इजी लगेगा। चारों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब अपन एनएवी निकालने पे कोशिश करते हैं। एनएवी निकालने के लिए अब देखो क्या लेस करना है, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स आपको लेस करना है। म्युनिसिपल टैक्स के रिगार्डिंग भी कुछ थ्योरी आती है जो चाहो स्टूडेंट नोट डाउन भी कर सकता है। थ्योरी क्या आती है, म्युनिसिपल टैक्स वो टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी के ऊपर म्युनिसिपल गवर्नमेंट को देना होता है। गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले जो टैक्स देना होता है वो टैक्स कहलाता है म्युनिसिपल टैक्स। इसके रिगार्डिंग एक रूल है, अगर म्युनिसिपल टैक्स किसने पेड किया है, ओनर ने। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर देन लेस, इफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट देन नॉन लेस। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट अगर ओनर करेगा तो ही लेस होगा, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट अगर टेनेंट करेगा, किराएदार करेगा तो लेस नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, बहुत इजी है। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट अगर ओनर करेगा तभी लेस होगा, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट अगर किराएदार टेनेंट करेगा तो लेस नहीं होगा। अब वापस ध्यान देना वर्ड मैंने बोला पेड करने पे, अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट 1 साल 2 साल 3 साल से आउटस्टैंडिंग है, ना तो ओनर ने दिया ना टेनेंट ने दिया है, लेस नहीं होगा।
कब लेस होगा? जब इसका पेमेंट किया है। तो एक एग्जांपल आता है कि माना कि म्युनिसिपल टैक्स है पर 1000 पर ईयर है 10000। बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूं। म्युनिसिपल टैक्स है पर ईयर 10000, फर्स्ट ईयर का 10, सेकंड ईयर का 10, थर्ड ईयर का 10, फोर्थ ईयर का 10। 4 साल के एग्जांपल लेते हैं। 3 सालों से म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ ही नहीं था, यानी पहले साल का 10वीं बाकी है, दूसरे साल का 10वीं बाकी है, तीसरे साल का 10वीं बाकी है, और चौथे साल में आके ओनर ने एक साथ 40,000 का पेमेंट कर दिया। अब बताओ क्या फर्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलेगी? नहीं। सेकंड ईयर में मिलेगी? नहीं। थर्ड ईयर में? नहीं। फोर्थ ईयर में? यस। तो मेरा सवाल आपसे कितना, क्या 10 की मिलेगी 40 की मिलेगी? कमेंट जरूर करना। 10 की डिडक्शन या 40 की? 40,000 क्योंकि रूल क्या कहता है? केवल एक गोल्डन रूल लाइन नोट डाउन कर लेना, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। इसके अलावा कुछ वर्ड को ध्यान में रखना। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जब भी ओनर पेमेंट करेगा तभी लेस होगी। किराएदार से कोई मतलब नहीं है, बाकी है तो कोई मतलब नहीं है। पेड करना है, चाहे अगले साल का एक साथ दो, पिछले साल का एक साथ दो, कैसे भी दो, पेमेंट करने पे लेस होगा। क्या जीएवी से म्युनिसिपल टैक्स को लेस करना है? अपनी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? एनएवी। म्युनिसिपल टैक्स को कब लेस करना है? पेड बाय ओनर। ओके, एक बार एनएवी कैलकुलेट हो गई, अब रूल आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन का रूल ध्यान रखना, पूरे इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल आपकी दो जगह ही एप्लीकेबल होती है। पूरे इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन दो जगह एप्लीकेबल होती है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का रूल आएगा सैलरी में, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का रूल आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी में। अब पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब बताता हूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट है। किसको? सभी टाइप के एसेट्स, यानी कोई भी ऐसा बंदा जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहा है, गवर्नमेंट कहती है आपको पूरी प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं देना है। जितना आपने पैसा कमाया उसमें से 30% तक पैसा आपका, 70% आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा और 70 पर ही आपको टैक्स है। वापस ध्यान से, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है जितना भी आपने किराया कमाया तो उसका 30% तो पूरा हिस्सा आपका, उसको आपकी इनकम का पार्ट माना ही नहीं जाएगा, 70% ही आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा। जैसे अगर कभी किसी केस में एनएवी आ गया 10,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% सबके लिए लेस, रिमेनिंग 7,000 ही आपका आगे जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस करनी है सभी टाइप के एसेट्स के लिए। लेकिन अब मुझे एक डाउट आता है कि डाउट क्या आ रहा है, सबके ध्यान से समझना, मैं इधर पूरा रख कर रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। हाउस नंबर आर का आपको सॉल्व करके बताना है। अब हाउस नंबर आपको आर का सॉल्व करके बताना है। मैं पहले एनएवी तक म्युनिसिपल टैक्स तक की कैलकुलेशन आपके लेके जाता हूं, 2 से 3 आपको एग्जांपल बना के बता रहा हूं जहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का रोल देखना। फिर लास्ट टॉपिक बचेगा इंटरेस्ट फ्रॉम होम। एग्जांपल नंबर 1, माना कि प्रॉपर्टी कौन सी थी? लेट आउट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कि जीएवी दे रखा है उसका, आपको क्वेश्चन में जीएवी दे रखा है उसका 50,000, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स की डिटेल दे रखी है, म्युनिसिपल टैक्स का 20,000 और 20,000 का 20,000 थी जिसकी दो डिटेल। इस 20 में से 12,000 का पेड किया था किसने? ओनर ने। 12,000 का पेमेंट किया था ओनर ने और 8,000 का पेमेंट कौन कर रहा है? टेनेंट। अब मुझे बताओ किसकी डिडक्शन लेस होगी, किसकी लेस नहीं होगी? केवल और केवल किसकी लेस होगी? ओनर की, टेनेंट की लेस नहीं होगी। क्या सॉल्व कर सकते हो इसको? बताओ। देखो जीएवी कितना? 50। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स कितना गया? 12,000, ना कि 20, 12,000 गया। बताओ स्टैंडर्ड ये एनएवी कितना आया? 38,000। अब एनएवी 38 का आपको क्या लेस करना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट? 30%। बताओ 30% कितना आएगा? 38,000 का 30% आपकी वैल्यू आ रही है 11,400। ये 11,400 यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? लेस। क्या बात समझ में आई है? रिमेनिंग वैल्यू आपकी बच जाएगी 26,600। इसमें से एक छूट और देनी है आपकी इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन, जिस पर अभी बात बाद में करेंगे। अब इसी केस को अगर मैं चेंज करूं, माना कि म्युनिसिपल टैक्स है 20,000 और ये पूरा का पूरा म्युनिसिपल टैक्स अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा म्युनिसिपल टैक्स क्या था? आउटस्टैंडिंग, यानी बाकी था, पैसा ही नहीं दिया। तो क्या यहाँ पे कोई म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा? नहीं। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? नहीं। एनएवी कितना आ जाएगा? 50 का 50 और 30% कितना आ जाएगा? 15,000। रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच जाएगी? 30। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट केस जहां पे अधिकतर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो केस ध्यान से समझना। केस कौन सा रहेगा? माना कि प्रॉपर्टी कौन सी थी? सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब वो प्रॉपर्टी जहां पे पूरा ओनर 100% अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है। क्या इसकी जीएवी कितनी आती है? हमेशा निल।
जीएबी हमेशा होती है नील, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स तो देना पड़ता है। तो माना कि म्युनिसिपल टैक्स है 20,000। अब यहाँ पे तो कोई पेमेंट हो गई, माना कि पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, पेमेंट। अब बताओ क्या करूं, जीएबी तो मेरी नील है, तो जीएबी तो हो गई मेरी नील। अब जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स कितना दे दिया आपने, 20,000, तो ऑटोमेटिक मेरी एनएबी जो आएगी वो मेरी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। क्या अब मेरा सवाल, क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगी क्या, कमेंट करना, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगी क्या, नहीं। तो क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, अगेन एक गोल्डन रूल, स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी लेस होगी जब एनएबी पॉजिटिव होगी। तो अभी तक ध्यान रखना 3 गोल्डन रूल बनाए हाउस प्रॉपर्टी के, और ये गोल्डन रूल आपको गारंटी में कहीं नहीं मिलेंगे, फॉलो कर लो, कभी गलत नहीं होंगे। पहला रूल, हायर ओवर हायर। सेकंड गोल्डन रूल, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। थर्ड गोल्डन रूल, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस ओनली व्हेन एनएबी इज पॉजिटिव, ओनली व्हेन एनएबी इज पॉजिटिव। अगर एनएबी नेगेटिव आ गई, और एनएबी नेगेटिव कब आएगी, केवल और केवल एक ही केस, कौन सा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। बाकी तीनों केस में एनएबी नेगेटिव नहीं है। क्या बात क्लियर हुई है? ओके, ये एनएबी का रूल क्लियर हो गया। अब पूरे चैप्टर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो आता है आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन। बहुत ध्यान से समझना, चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पोर्शन पे आ चुका है, खत्म होने पे आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन बहुत ध्यान से समझना। पहले उसका रूल लिख देता हूं, इसके एक नहीं, दो नहीं, 3-4 क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा आपको। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अब इंटरेस्ट ऑन होम लोन कैलकुलेट करने के लिए आपकी रूल भी लगता है, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होती है, 30,000 2 लाख। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का रेट आपने 5 साल में कंप्लीट नहीं किया तो 30,000। ये रूल बाद में देखेंगे, पहले कैलकुलेशन कैसे होती है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टी को, लोन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। लोन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट रहता है प्री और दूसरा पार्ट रहता है पोस्ट। अब सर ये प्री क्या होता है, पोस्ट क्या होता है? प्री पार्ट वो रहता है जब तक आपकी प्रॉपर्टी बनके कंप्लीट नहीं हुई है, वो पार्ट रहेगा आपका प्री, और जब आपकी प्रॉपर्टी बनके कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद का पार्ट रहेगा पोस्ट। तो प्री पार्ट रहता है प्रॉपर्टी के कंप्लीट होने से, प्रॉपर्टी के कंप्लीट होने के बिफोर, कंप्लीट के बिफोर का 31 मार्च, कंप्लीट के बिफोर का 31 मार्च तक का टाइम पीरियड रहता है प्री, और उसके बाद का टाइम पीरियड क्या रहेगा, पूरा का पूरा पोस्ट। पहले प्री और पोस्ट निकालना आपको बताता हूं। एग्जाम्पल कैसे, माना कि मैंने लोन लिया किसी प्रॉपर्टी पे 1 जुलाई 2017 के दिन मैंने प्रॉपर्टी पे लोन लिया। कहां से लोन लिया, एसबीआई बैंक से लोन लिया। एसबीआई बैंक से लोन लिया था 10 लाख रुपीस का, जिस पे इंटरेस्ट रेट भी ये भी माना कि 8%। बात समझ में आई? इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है मेरा 30 जून 2020 को कंप्लीट हो रहा है। अब बताओ इस पोर्शन का प्री और पोस्ट निकाल सकते हैं। प्री का रूल पकड़ना, कंप्लीट होने के पहले का 31 मार्च, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 के पहले 31 मार्च कब आया, 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे वापस एक बार प्री टाइम पीरियड कैसे लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले वाला 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड कौन सा कहलाएगा, प्री, और उसके बाद का टाइम पीरियड पोस्ट। तो आपने लोन कब लिया, 1 जुलाई 2017, तो प्री टाइम कैसे निकलेगा, 1 जुलाई 2017 से कहां तक जाएगा, 30 जून 2020 के पहले का 31 मार्च 2020 तक का जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड कौन सा कहलाएगा, प्री टाइम पीरियड, और उसके बाद का टाइम पीरियड कौन सा कहलाएगा, पोस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल, माना कि अबाउट ऊपर वाले केस के अंदर अगर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता 30 मार्च 2021। अब 30 मार्च 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, 30 मार्च 2021 के पहले का 31 मार्च, 30 मार्च 2021 के पहले का 31 मार्च, 31 मार्च 2020। अब भी ध्यान से 31 मार्च 2020, तो यहाँ पे भी प्री टाइम कौन सा रहेगा, प्री टाइम 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020। ये रूल ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले का 31 मार्च तक का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, प्री। अब एक डाउट आता है, प्री और पोस्ट क्यों निकालना है, पहले प्री का टाइम निकाल के देखो। प्री का टाइम हमेशा कैलकुलेट होता है टोटल बेसिस पे। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक का टाइम निकाल सकते हो आप। पहले 1 जुलाई से 31 मार्च 2018
9 महीने, फिर आपका 2 साल। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा 3 टाइम पीरियड कितना निकला, 2 ईयर प्लस 9 मंथ, यहाँ पे भी सेम 2 ईयर प्लस 9 मंथ। अब एक रूल आता है कि प्री और पोस्ट को निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि रूल ध्यान से समझना, आपको जो हाउस लोन की डिडक्शन मिलती है उसमें कैलकुलेट करने के लिए प्री टाइम पीरियड के लोन की, प्री टाइम पीरियड के लोन की कैसे डिडक्शन मिलेगी, ध्यान से। पहले प्री टाइम पीरियड का आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, टोटल इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी नेक्स्ट 5 ईयर तक, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक। ये ध्यान से रखना, प्री टाइम पीरियड की टोटल इंटरेस्ट का डिवाइडेड बाय 5 आने वाले 5 सालों तक आपको छूट मिलेगी बराबर बराबर किस्तों में। लेकिन जो पोस्ट टाइम पीरियड होता है, वो पोस्ट टाइम पीरियड होता है, उस पोस्ट टाइम पीरियड की करंट ईयर की डिडक्शन करंट ईयर में ही अवेलेबल हो जाती है। पोस्ट टाइम पीरियड की डिडक्शन करंट ईयर का इंटरेस्ट और उसकी डिडक्शन भी कब मिल जाएगी, करंट ईयर में ही उसकी क्या मिल जाएगी आपको, डिडक्शन। बात समझ में आ रही है? तो क्या मुझे बता सकते हो टोटल डिडक्शन कितनी मिल जाएगी मुझे, टोटल डिडक्शन प्री की डिडक्शन प्लस पोस्ट की डिडक्शन, प्री की डिडक्शन प्लस पोस्ट की डिडक्शन, ये मिला के आपकी टोटल डिडक्शन आएगी। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं आपको मैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को मुझे बताओ 1 जुलाई 2017 को लोन लिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है मेरा कब, 30 जून 2020। आपको क्वेश्चन में एक वर्ड नीचे बोला कैलकुलेट डिडक्शन फॉर 2020-21, आपको 2021 के लिए डिडक्शन पूछते हैं। तो ध्यान से पहले प्री टाइम कितना निकला, 2 ईयर 9 मंथ। क्या इसका पहले प्री इंटरेस्ट निकाल लो, क्या प्री इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, लोन कितने का था 10 लाख, लोन कितने का था 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 8%, प्री टाइम पीरियड कितना था 2 ईयर 9 मंथ। क्या इसको पूरे पहले मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, एक साल में महीने होते हैं 12, 2 साल के 24 प्लस 9, आपका टोटल मंथ कितना हो गया 33 डिवाइडेड बाय 12। बताओ प्री टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2,20,000, प्री टाइम पीरियड का इंटरेस्ट आ रहा है 2,20,000। लेकिन क्या 220 की डिडक्शन इस साल मिल जाएगी क्या, नहीं, आपको इस करंट ईयर में डिडक्शन कितनी मिलेगी 220 डिवाइडेड बाय 5, इस करंट ईयर की आपकी डिडक्शन आएगी 44,000। 44,000 तो क्या निकली प्री की डिडक्शन, और पोस्ट की डिडक्शन तो पूरे 12 मंथ की, पोस्ट इंटरेस्ट तो पूरे 12 मंथ का। कैसे, वही आपका 10 लाख का, वही आपका 8%, 10 लाख का 8% कितना आ गया आपका 80,000। तो टोटल डिडक्शन कितनी हो जाएगी 80 प्लस 20 44, टोटल डिडक्शन आ गया आपकी 1,24,000, ऐसे 1,24,000। तो हमेशा ध्यान रखना प्री टाइम पीरियड कैसे निकलता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले वाला 31 मार्च, वो टाइम पीरियड रहता है प्री का टोटल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना रहेगा डिवाइडेड बाय 5, आने वाले 5 ईयर तक उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। पोस्ट ईयर हमेशा करंट ईयर का माना जाता है, यानी पूरे 12 महीनों का, बशर्ते कि अगर करंट ईयर में आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया हो तो हमेशा पोस्ट 12 मंथ का रहेगा, बशर्ते कि आपने करंट ईयर में लोन का रीपेमेंट नहीं किया हो तो। समझ में आई बात? ओके, प्री और पोस्ट कैलकुलेट हो गया, होम लोन कैलकुलेट हो गया, आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट आ चुकी है। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। हाउस प्रॉपर्टी के वीडियो लेक्चर में याद रखना स्टेप्स कैसे क्या सॉल्व रहेगी, कंप्लीट रिवीजन इन वन लेक्चर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाउस, 7 टाइप के हाउस हो सकते हैं, लेकिन मेथड कितने काम में ले रहे हैं 4। हर मेथड में जीएबी कैलकुलेट करने का अलग-अलग मेथड था, जीएबी का फॉर्मेट याद कर लो, बिलीव करना स्टूडेंट, सारा डाटा क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, केवल आपको फॉर्मेट याद करना है, डाटा पुट करना है, जीएबी ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जीएबी कैलकुलेट करने के बाद पहली चीज जो लेस होती है वो होती है म्युनिसिपल टैक्स। एक गोल्डन रूल कमेंट में लिखना है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तभी लेस होगा, टेनेंट का लेस नहीं होगा, बाकी होगा तो लेस नहीं होगा। सेकंड रूल स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक गोल्डन रूल, एक लाइन वापस, वेयर एनएबी इज पॉजिटिव, जब भी आपका एनएबी पॉजिटिव आएगा तभी स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा, फिक्स लगेगा, 30% लगेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन होम लोन, 2 पार्ट में लोन को डिवाइड करना है, प्री और पोस्ट। प्री टाइम पीरियड रहता है लोन लेने की डेट से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले वाला 31 मार्च। प्री टाइम पीरियड का टोटल इंटरेस्ट निकलता है डिवाइडेड बाय 5 होता है, और आने वाले लगातार 5 सालों तक उसकी डिडक्शन मिलेगी, चाहे प्रॉपर्टी आपके पास रही हो चाहे नहीं रही हो। पोस्ट टाइम पीरियड हमेशा 12 मंथ का होता है, बस एक ही कंडीशन, करंट ईयर में लोन का रीपेमेंट ना हो तो। क्लियर? कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में करना। ओके।